टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के सफल दौरे के बाद ब्राजील की यात्रा पर 18 से 19 नवंबर के बीच रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी बने महारानी एलिजाबेथ के बाद नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले गैर नाइजीरियाई नेता। भारत और नाइजीरिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने अबुजा में भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते लिया गया बड़ा फैसला। खराब वायु गुणवत्ता के चलते ग्रैब 4 होगा लागू। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का निर्देश। महाराष्ट्र और झारखंड में अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान, प्रियंका गांधी तो झारखंड में जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में किया प्रचार। भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के आखिरी पूल मैच में जापान को 3-0 से दी शिकस्त। तालिका में शीर्ष पर रहते हुए बनाई सेमीफाइनल में जगह। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के सफल दौरे के बाद ब्राजील के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 नवंबर के बीच रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अठारह से 19 नवंबर के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील जाएंगे। तो आइए जानते हैं G20 से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें इस खास रिपोर्ट के जरिए। G20 अपने नाम से ही साफ है कि ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं। ब्राजील इसकी 19वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। G20 ग्रुप में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। वहीं अब पीएम मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बार G20 की थीम की बात की जाए तो वो है एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो ब्राजील ने इस सम्मेलन के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा घोषित किया है। पहला, भूख, गरीबी और असमानता से निपटना।
दूसरा सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पर ध्यान केंद्रित करना और तीसरा वैश्विक शासन में सुधार। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन के जरिए निहित उद्देश्यों को हासिल कर पाने में सभी सदस्य देश कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया भर के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने इसका जायजा लिया। G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने जा रहा है और इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ की सरकार की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एक मॉक ड्रिल की स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे ठीक बगल में आप बाईं तरफ देख सकते हैं यही वो वेन्यू है जहाँ पे कि 18 और 19 नवंबर को G20 का बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए 9000 से ज्यादा सिक्योरिटी के पर्सनल यहाँ पे डिप्यूट किए गए हैं। न सिर्फ इनको बल्कि ब्राजीलियन आर्मी, ब्राजीलियन नेवी और ब्राजीलियन एयरफोर्स के लोग भी जो हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। और चूंकि यहाँ पे तमाम जो G20 में तमाम देश हैं और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो यहाँ पे आएंगे और इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम जगहों पर जो सिक्योरिटी के पर्सनल है वो उनको डिप्यूट किया गया है, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त वो यहाँ पे वो देख रहे हैं तमाम चीजों को कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो राष्ट्राध्यक्ष को, क्योंकि जो विदेशी मेहमान है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जिन मुद्दों को भारत ने पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में छोड़ा था उनमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को इस बार ब्राजील अपने शिखर सम्मेलन में उसको शामिल किया है। अब सबकी निगाहें होंगी कि इन तमाम बातों पर, जिन बातों को ब्राजील ने शामिल किया है, जिन बातों को भारत ने छोड़ा था, मसलन की सतत विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो भूख और गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और तीसरा जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, मसलन IMF की बात कर ले, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, इन तमाम बातों को इस पर कैसे सहमति बनती है, इनमें कैसे सुधार हो, इन तमाम बातों पर भारत ने भी जोर दिया था और ब्राजील भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स में उसको शामिल करना चाह रहा है। अब देखना होगा कि कितनी सहमति इन तमाम बातों पर बन पाती है जब 18 और 19 नवंबर को तमाम जो G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो, ब्राजील। ब्राजील के रियो शहर में गांधी स्क्वायर पर महात्मा गांधी की एक मूर्ति है जहां लोग गांधी के विचारों को जानने और समझने के लिए जाते हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने यहां का जायजा लिया और कुछ भारतवंशी लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। रियो डी जेनेरियो में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांधी जी की मूर्ति, स्टैच्यू है यहाँ पे, गांधी स्क्वायर इसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो लोग गांधीयन फिलॉसफी को, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो जरूर यहाँ पे आते हैं। इस वक्त जबकि ब्राजील G20 को होस्ट कर रहा है, बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिस पर कि डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। उसमें एक मुद्दा हिंसा को लेकर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि अब हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। जब हम इस वक्त यहाँ टहल रहे थे, घूम रहे थे, हमें कुछ भारतवंशी कुछ लोग मिल गए और हम चाहेंगे कि उनसे हम बात करें। वस्तुतः जो ब्राजीलियन है वो भारतीयों के प्रति उनकी बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति है। वो भारत देश और गांधी के विचारों को बहुत समर्थन करते हैं। वो भारत को एक मित्र देश के रूप में देखते हैं और वो समझते हैं कि जो अहिंसा का सिद्धांत भारत ने दिया है या हमारे अभिमाननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो दे रहे हैं वो उसको बहुत ही समर्थन करते हैं। कैसे देखते हैं आप गांधीयन फिलॉसफी को, गांधी के विचारों को ब्राजील में? The Brazilians, they like the Gandhian philosophy very much, and this country, the Indians are very well respected, and if you meet a Brazilian, if they know that I am from India, they respect us. They say that it's the country of Mahatma Gandhi, country of yoga, country of old philosophy. मेरे विचार से दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्राजील ऐसा देश है जहाँ पे गांधी जी के सिद्धांत और विचार बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ का एक राज्य है बाहिया करके, वहाँ पे फिलोस जी गांधी, मतलब गांधी की बेटे नाम करके एक बहुत बड़ा सांबा का ग्रुप है
और लाखों लोग कार्निवल में गांधी जी की तरह ड्रेस पहनते हैं और गाने गाते हैं और वो बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो ये कुछ रिएक्शंस आपने देखा। 7 समंदर पार भारत कहाँ, और सोचिए ब्राजील, और उसका भी रियो डी जेनेरियो बहुत दूर, लेकिन गांधी के विचार जितने प्रासंगिक भारत में हैं उतने ही प्रासंगिक, उतने रिलेवेंट 7 समंदर पार ब्राजील में भी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, उनकी फिलॉसफी पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। G20 सम्मेलन के अवसर पर ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी को खास व्यंजन परोसे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सिंपल यानी कि बहुत सामान्य और एक स्वस्थ भोजन वो पसंद करते हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी के खाने की जिम्मेदारी संभाल रहे बावस्कर दंपति से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रियो डी जेनेरो आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, और 2 दिनों का कार्यक्रम है। और इन 2 दिनों में उनके खाने पीने का ख्याल जो रखने वाले हैं, क्या वो खाएंगे, उनकी डिशेस क्या कुछ होंगी, उनकी प्लेट्स में क्या कुछ होंगी, इनकी जिम्मेदारी एक बहुत ही खास कपल को सौंपी गई है, विजय बावस्कर जी और दीपाली बावस्कर जी। हम तो वही बना रहे हैं जो उनको पसंद है, जो उनको नरिश रखे, जो उनको पूरी ताकत दे। इन सारी इवेंट्स को वो मीटिंग बैक टू बैक है उनके लिए। तो एक स्वादिष्ट वेजिटेरियन व्यंजनों का एक स्प्रेड किया जाएगा। हमने काफी कुछ तैयारी की है, बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स लाए हैं, अच्छे ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाए हैं और बहुत सारी आइडियाज लेके आए हैं और गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे उनको और नरिश रखेंगे। मैम, ब्राजीलियन डिशेस भी होंगी जिसमें गुजराती तड़का लगा होगा, या कुछ बिल्कुल ही प्योर गुजराती खाना? नहीं, उसमें मिक्स करेंगे हम लोग। एक ब्राजीलियन डिश को हम लोग इंडियन स्टाइल बनाएंगे विथ वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स, और स्वीट्स तो ट्रेडिशनली बनाने पड़ेंगे बट विथ लोकल इंग्रेडिएंट्स। प्लान्स तो हमारे बहुत हैं, हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। चाहे वो जिलेबी फाफड़ा हो, समोसा दीपाली की तो अपनी ट्रेडमार्क है, उसकी कंपनी का नाम है समोसा एंड कंपनी। आज के साथ जो मराठी होने के नाते हम बनाएंगे उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट तुम्हारा श्रीखंड, दूध दही 2nd नंबर पे है ब्राजील, तो हमने उसका पूरा रुक गया। इनफैक्ट हमने उनके लिए गिर गाय का दूध, गिर गाय की पनीर और गिर गाय का घी लाया है, जो कि हमने सोर्स किया है एट SOS लेवल पे 24 आवर्स में। सो तो उनको एक स्वादिष्ट, और उनको वो गिर गाय का जो उनका गुजरात से आती है उस यहाँ जो बने हुई दूध है, आई थिंक वो उस व्यंजन का आनंद जरूर लेंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे। तो ये विजय बावस्कर और दीपाली बावस्कर जो कि बता रहे थे किस तरह से उनकी थाली में, उनके प्लेट्स में क्या कुछ होंगे, और प्योर कहूं कि गुजराती खाना होगा जिसमें कि बहुत सारा लव, बहुत सारा अफेक्शन, और यहाँ पे ये लोग बना के खिलाएंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री को वो जो डिशेस हैं वो बहुत पसंद होंगी। कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। नाइजीरिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भारत की अध्यक्षता में नाइजीरिया को पहली बार अतिथि देश के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नाइजीरिया में आई बाढ़ के कारण हुए जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं, और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में वहां के राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजे गए। पीएम मोदी क्वीन एलिजाबेथ के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी हस्ती हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कई अहम समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें संस्कृति, कस्टम और सर्वे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। नाइजीरिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक विषय, टेक्नोलॉजी,
हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं में हमारा सहयोग मजबूत है और अनेक नई संभावनाएं भी हमारे इस संबंधों में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों के और भी अधिक फलने फूलने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, पायरेसी और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति आवास पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर अपने 3 देशों की यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया से की। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बेरिस्टो और सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुजा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की मित्रता और नाइजीरिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीका के हितों और सरोकारों की आवाज उठाई है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। इसका एक शानदार उदाहरण तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंफर्ट जोन को छोड़कर नए रास्ते बनाना आज भारत का मिजाज बन चुका है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति का उल्लेख किया। 10 वर्ष में हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 75 टाइम 75 गुना से अधिक हो गया है। इन्हीं 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ये करीब 30 गुना बढ़ गया है। आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में योग और हिंदी सहित भारतीय संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। 10 सालों में भारत की इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो गया है, डबल। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना? कितनी? और वो दिन दूर नहीं जब भारत
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया में रह रहे भारतीय समुदाय को जनवरी में देश यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। अगले वर्ष जनवरी में भारत में अनेक उत्सव एक साथ आने वाले हैं। जनवरी महीने में हर वर्ष हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दिल्ली में, देश में। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा रहा है। और इस बार ये प्रवासी भारतीय दिवस भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उड़ीसा की धरती पर होने वाला है। इसमें पूरी दुनिया से आप जैसे साथी भारत में जुटने वाले हैं। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। भारत आने की इतनी सारी वजह है, एक साथ है। एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आएं, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के लिए नाइजीरिया को धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत नाइजीरिया मैत्री और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई। सेवेंटीन ईयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहाँ आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा हो गए कि कितना होता है? मेरा तो 56 हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।
वो सोमवार को एक बार फिर इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था नाजुक बनी हुई है। मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में एनपीपी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने लिखा है कि बीरेन सिंह की सरकार मणिपुर में संकट को हल करने और हिंसा को रोकने में विफल रही है। इसलिए वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। मणिपुर में एनपीपी के 7 विधायक हैं। हालांकि अभी भी राज्य में भाजपा सरकार बनी रहेगी। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास अभी भी बहुमत है। भाजपा के पास फिलहाल 37 सीटें हैं, जो बहुमत के लिए 31 से अधिक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्वी रेलवे विशाखापत्तनम के डीआरएम को मुंबई से गिरफ्तार किया है। डीआरएम पर आरोप है कि उन्होंने निजी फर्म के मालिकों से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली है। जांच में पुणे स्थित एक अन्य निजी फर्म के आरोपी मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान फर्म के मालिक के पास से लगभग 88 लाख रुपए नकद और लगभग 72 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनियों को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जहां कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखित तय समय सीमा से अधिक का समय लगाया, जिसके बाद प्राइवेट कंपनी पर रेलवे ने भारी जुर्माना लगाया था। आरोप है कि रेलवे के जुर्माने से बचने के लिए कंपनी मालिकों ने रेलवे डीआरएम को रिश्वत दी थी। इस मामले पर सीबीआई की जांच जारी है। गोवा पुलिस ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत गोवा पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है, 1930, जो साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायतों को फोन कॉल के माध्यम से दर्ज करेगा। साथ ही गोवा पुलिस ने cybercrime.gov.in की वेबसाइट को भी जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले कुछ दिनों से लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार यानी कि 18 नवंबर से ग्रैप 4 को लागू करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ग्रैप 4 तब शुरू होता है जब AQI 450 से अधिक हो जाता है। ग्रैप 4 प्रतिबंध के अंतर्गत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छूट रहेगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं, सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल 4 और उससे कम क्षमता वाले डीजल से चलने वाले एमजीवी वाहन और भारी माल वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ चल सकते हैं। ऑफिस अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकते हैं। सरकार कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर सकती है। इसके अलावा गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर सकती हैं। राज्य सरकारें प्रदूषण को देखते हुए सड़कों पर इवन आउट के आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर निर्णय ले सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे पत्र में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ वरिष्ठ नेताओं की बगावती तेवर पार्टी की परेशानी को बढ़ा दिया है। अब वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में पार्टी नेतृत्व और नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। कैलाश गहलोत ने शीश महल, यमुना की सफाई और दिल्ली की लड़ाई को मुख्य मुद्दा बनाया है। उनका
उनका मानना है आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद ने जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये को लेकर उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पे जो खर्च किए वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे थे। 8,500 करोड़ से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने आपको दिया मां यमुना की सफाई के लिए, लेकिन आपका भ्रष्टाचारी रूपी रावण उसको लील गया। आम आदमी पार्टी के अंदर इनके नेताओं में, विधायकों में, मंत्री में, पार्षदों में बहुत जबरदस्त असंतोष है। दिल्ली की जनता के सामने जाकर के इनके पास जवाब नहीं है 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए विकास का कौन सा काम किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत के इस्तीफे के कारण ईडी का भय बता रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन पर ईडी का दबाव था। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर, तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और आम लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय जेल और बेल में उलझ कर रह गई। आम आदमी पार्टी जो निकली थी अन्ना के आंदोलन से, जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो कहती थी कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, जो कहती थी फ्री बिजली और पानी देंगे, आज कहीं ना कहीं उससे भटकती नजर आती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैलाश गहलोत अब तक के सबसे अनुभवी मंत्री रहे हैं। कैलाश गहलोत 2015 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे। बहरहाल आम आदमी पार्टी जो भी आरोप लगाए, लेकिन उनका इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पहुंचने के एक दिन रविवार को महायुति और महाविकास अघाड़ी सहित सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए। एक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित किया, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक जनता से रूबरू हुए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अंतिम पड़ाव में है। महायुति और महाविकास आघाड़ी सहित सभी दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के अन्य नेताओं ने राज्य में प्रचार किया। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से मुलाकात के साथ एक भव्य रोड शो किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठाणे में जनता के बीच रूबरू होकर अपनी बात रखी। इन नेताओं ने राज्य में महायुति को मिल रहे जन समर्थन का जिक्र करने के साथ ही विपक्ष और कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना केवल योजना नहीं है, बहन और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आधी आबादी को पूरा न्याय है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर समाज आगे आकर यहां पर डबल इंजन की सरकार बनाएगा और भारी बहुमत से इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र की प्रगति में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नागपुर में रोड शो किया। जब यशवंतराव चौहान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। महाविकास आघाड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र के लोग मन बना चुके हैं कि उनको एक साफ पारदर्शी सरकार चाहिए। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पालघर और बोईसर में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के नाम से जनसभाएं की। वहीं एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य में अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब देखना होगा कि जनादेश किसके साथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं और जिन सीटों पर सर्वाधिक चर्चा है उनमें से 9 सीटें संभाजीनगर की भी हैं। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हैं, यहां पर इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी उर्मिलेश ने। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का छत्रपति संभाजीनगर कई मायनों में अपनी खास पहचान रखता है और विधानसभा में 9 सीटें इसके खाते में आती हैं, जिसमें 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बात चुनावी मुद्दों की करें तो महायुति गठबंधन प्रदेश में डबल इंजन सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के साथ जनता के बीच में जा रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी क्षेत्र में हुए विकास को नकारते हुए इसे मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। छत्रपति संभाजीनगर ये नामकरण जो बाला साहब ठाकरे ने सोचा था और मोदी साहब ने उसको पूरा किया, वो इशू के लिए हम लड़ रहे थे। आज ये इशू पूरा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है बेरोजगारी का मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मर्स का मुद्दा, और महाविकास आघाड़ी ने ये सारी चीजें लेके लोगों के बीच में हम आ रहे हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो डबल इंजन की सरकार के द्वारा निर्मित हाईवे विधानसभा चुनावों में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसके बनने से किसानों को दोहरा फायदा हुआ है। अनार अनुसंधान केंद्र जो है सोलापुर का, वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम मुद्दा बन चुका था और उसके ऊपर बहुत सालों से कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी मेकिंग में उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया और उसको कार्यान्वित भी कर दिया। दरअसल हाईवे सड़क निर्माण के लिए मिट्टी नजदीकी गांव के तालाब से निकाली गई, जिससे सूखे पड़े तालाब में फिर से एक बार पानी भर आया, जिसके चलते किसान 2 से 3 फसलें लेने के साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। जब सड़क बनी, जब मुरम गया, मिट्टी गई हुई उसमें से, फिर पानी हुई, बरसात हुई, तो जब पानी अच्छा रुकने लगा उसमें से, फिर शेतकरी कष्टकारी इनको फायदा होने लगा। कुएं में पानी है, हाँ, फिर अब 2-2 डबल फसल लेते हैं लोग। फायदा ठीक हो वाला है। मुरम निकाला तो रोड पे गया ना, फिर पानी ज़्यादा साटन हो गए उसमें, तो ठीक लग रहा। फिर छत्रपति संभाजीनगर जिले के मतदाताओं की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 31,76,830 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 16,51,840 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 15,24,847 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 143 हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि छत्रपति संभाजीनगर की जनता इस बार किसको अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र का नांदेड़ दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन साल की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे नांदेड़ सहित मराठवाड़ा में राजनीतिक समीकरण के बदल जाने की संभावना जताई गई थी। वहीं यहां की भोकर विधानसभा सीट से अशोक चव्हाण की बेटी जया चव्हाण चुनावी मैदान में उतरी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की तैयारियों और रणनीतियों पर अशोक चव्हाण से बात की हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस वक्त जनता के सामने जा रही है? देखिए, विकसित भारत की जो कल्पना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक पूरा भारत विकसित कर देंगे, ये हमारा मेन थीम है। क्योंकि हमारे जैसा रीजन जो बैकवर्ड रीजन है और उस बैकवर्ड रीजन के अगले डेवलपमेंट के लिए मोदी जी का संकल्प में महाराष्ट्र भी है, हम निश्चित तौर पर हमारा राज्य भी, डिस्ट्रिक्ट भी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। बाकी चीजें है, राजनीतिक है, सोशल है, अलग इश्यूज है। तो सबसे अहम मसला है कि हमारे को
डेवलपमेंट के लिए जो मदद चाहिए, वो केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारा भी डिस्ट्रिक्ट का, मराठवाड़े का भी बेनिफिट होना चाहिए। आपको लोग यहाँ पे इसलिए मानते हैं क्योंकि विकास को लेकर कई पीढ़ी से आप काम करते आ रहे हैं। ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, परिस्थितियां तब भी वैसी ही थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षाकृत नहीं हो पाए? तो नेचुरली हर चीज का प्रभाव तो मतदारों पर होता है। शायद लोकसभा के वक्त कुछ ऐसी फैक्टर्स होंगे जो हमारी कैलकुलेशन के बाहर हो, और बहुत सी बार कैंडिडेट का मेरिट भी काउंट करता है, इसलिए शायद हम कम पड़े होंगे वहां। आप मराठवाड़ा के बड़े नेता हैं, मराठा रिजर्वेशन का मामला लोकसभा में तूल पर था, लेकिन अब वो मामला धीरे धीरे कुंद पर रहा है। पर मराठा रिजर्वेशन पे एकनाथ शिंदे जी सरकार ने काफी काम किया है। 10% रिजर्वेशन मिल गया है, लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन के बारे में कुंडली सर्टिफिकेट लोगों को मिले हैं, ओबीसी उससे उनको फायदा होता है। तो मैं समझता हूँ पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। निश्चित तौर पर लोगों को समझ आया है कि सिंधिया सरकार ने काफी हद तक काम किया है। देश में सब इकट्ठा साथ में रहेंगे, सभी सामाजिक तत्व एक दूसरे को संभाल के काम करेंगे, तो एक है तो सेफ है, निश्चित तौर पर सेफ्टी है, सामाजिक सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्युलरिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसका वादा किया है उस सेक्युलरिज्म को बरकरार अगर रखना है तो सबको एक रहना पड़ेगा। प्रचार के दौरान लोग या जो भी नेता हैं वो बोल रहे हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था वो बता रहे थे। बहरहाल चुनाव का इंतजार है, कुछ दिनों में चुनाव होगा और फिर उसके बाद देखना होगा कि जनता अपना फैसला क्या देती है। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। रविवार को भी सभी दलों के बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया। एक और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम के साथ इंडी गठबंधन को उन पर निशाना बनाया। वहीं कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के बड़े नेता लगातार प्रदेश में प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे, जयराम ठाकुर और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए। इस दौरान भाजपा ने राज्य में अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर जेएमएम सरकार और कांग्रेस को जमकर घेरा। झारखंड की जनता ने तय किया है कि रोटी बेटी माटी की पुकार है कि अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। 5 साल के उनके सरकार में गरीब और गरीब हो गया। हम अपनी 6 की 6 विधानसभा जीत रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप जिस इलाके में खड़े हैं, इस इलाके में एक जमाने में जो है कोई आदमी झंडा लगाने को बीजेपी का तैयार नहीं था। आज आप देख रहे हैं, दिन हो रात हो, बीजेपी एकदम पूरी खड़ी है। ये पूरा चुनाव संथाल का मुद्दा में ही लड़ा जा रहा है। संथाल में जो घुसपैठिया आए हैं उनको निकालने का, तो ये चुनाव का सबसे बड़ा परिणाम है, ये संथाल से ही आएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। वहीं राज्य में जेएमएम नेताओं सहित कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। गठबंधन है, ये पिछली बार जो हम ताकत लेकर आए थे उससे ज्यादा ताकत लेकर उभरेगी। हर पार्टी लीडर अपने पार्टी की संस्कृति के मुताबिक भाषण देते हैं। जहां तक व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत टिप्पणी का सवाल है, हमारी पार्टी ये बिल्कुल नहीं करती है। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए 18 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि ये 38 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों गठबंधन की तकदीर तय करेंगी। पहले चरण की तरह इस बार भी इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पार्टी पर सोशल मीडिया पर एक भ्रामक विज्ञापन पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने सीईओ झारखंड को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने सोयाबीन किसानों को बड़ी सहायता दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे किसानों के लिए सोयाबीन को एमएसपी पर बेचना आसान हो जाएगा। किसानों के व्यापक हित में 15% तक नमी वाले स्टॉक की खरीद के कारण होने वाले सभी खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। वहीं एमएसपी का पूरा भुगतान राज्य स्तरीय खरीद एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा PSS के तहत खरीदे गए सोयाबीन स्टॉक के लिए पंजीकृत किसानों को किया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कपास और सोयाबीन किसानों के मुद्दों पर चर्चा की थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 15% नमी वाले कपास और सोयाबीन को खरीदने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इस बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के कोने कोने में लोगों को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है आयुष्मान भारत योजना, जो लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं ने योजना से मिले लाभ का अनुभव डीडी न्यूज़ के साथ साझा किया। को बीच में पीलिया हो गया था और मुझे आयुष्मान कार्ड से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। मुझे पित्त की थैली पथरी हो गई थी। मैंने गोपेश्वर में भी बहुत इलाज कराया। इसके बाद मुझे देहरादून के लिए रेफर किया। इसके बाद 50-60 हज़ार खर्चा आने के बाद हमें आयुष्मान कार्ड से सुविधा मिली है। हमें आयुष्मान कार्ड से जो है बहुत लाभ मिला है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में मतलब अपना इलाज कर सकते हैं। तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमारा ये आयुष्मान कार्ड बनाया है, हमारे देश के लिए सबकी सुविधा की है। सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई का विकास है। इसका नेतृत्व टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT कर रहा है। ये परियोजना देश की प्रमुख विनिर्माण साइटों में से एक बनने के लिए तैयार है। ये देश के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना के व्यापक लक्ष्य के साथ शामिल है। 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मोरीगांव से प्रतिदिन 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसमें फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज जैसी उन्नत पैकेजिंग तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आवश्यक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई इस इकाई के 2025 के मध्य तक पूरा होने का अनुमान है। मोरीगांव इकाई तकनीकी विकास से कहीं आगे जाती है। ये 15,000 प्रत्यक्ष और 11,000 से 13,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करके महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। ये असम और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। उच्च क्षमता वाली उत्पादन साइटों के रूप में इकाई का दैनिक उत्पादन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को आपूर्ति करेगा। इससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित होगा। असम के कई हिस्सों में रास महोत्सव के माहौल ने राज्य को दूसरे वृंदावन में बदल दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये महोत्सव रास उत्सव की एक झलक पाने और भगवान कृष्ण को नमन करने के लिए एक साथ लाता है। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्री कृष्ण की रासलीला की झलक भी साझा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देहरादून स्थित द टोन्स ब्रिज स्कूल के सभागार में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने हवन यज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर परिसर में पौधा भी रोपा। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, दूरदर्शन समाचार के पूर्व महानिदेशक SM खान अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एक निजी अस्पताल के ICU में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली।
15 जून 1957 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में उनका जन्म हुआ था। भारतीय सूचना सेवा अधिकारी SM खान ने अपने शानदार करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वो दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक भी रहे। भारत सरकार के फिल्म महोत्सव निदेशालय DFF में निदेशक के रूप में उन्होंने काम किया। SM खान ने प्रेस सूचना ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में भी सेवाएं दी। वो प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया भी रहे। उन्होंने CBI के प्रवक्ता के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। साथ ही वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव भी रहे। SM खान अपनी व्यावसायिकता और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार भी काफ़ी संख्या में खाने पीने की उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। कहीं सोया से बने उत्पाद हैं तो कहीं मोटे अनाजों को मिल रहा है देखने को। मेले में इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है और आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या खासियत है इस मेले की, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश निशाना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने अनेक उत्पाद आए हुए हैं। क्या खासियत है इनकी, आइए बात करते हैं अमित बजाज जी से। वेज ले नॉन वेज मत ले, वो सारे तमाम ऐसे प्रोडक्ट बना रही है आज की डेट के अंदर जो नॉन वेज के सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे जायका नॉन वेज जैसा है, शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी है, वेज चिकन है, क्रिस्पी वेज चिकन इस बार हमने लॉन्च किया है। टोफू फ्राइज लॉन्च किए हैं। जो लोग फ्रेंच फ्राइज खा के बोर हो चुके हैं वो वेजले के पास आ सकते हैं। वो आप टोफू फ्राइज या क्रिस्पी वेज चिकन वगैरह नए प्रोडक्ट हैं, इसका जायका ले सकते हैं ट्रेड फेयर के अंदर। ये बहुत ही अच्छा मंच है। इसने डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं। इस बार हमें डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे मिले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस मिला है और पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे। साल में ये एक बार लगता है, ये 2-3 बार लगना चाहिए। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं किस तरह से लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ चटकारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक उत्पाद इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपनी पहचान दर्ज करा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस तरह का मिल रहा है व्यापारियों को रुझान, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा जी। बहुत ही बढ़िया रुझान मिल रहा है और बहुत ज़्यादा उछाल है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। लोग इसको ढूंढ रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स वो लेके जाते थे वो सारे ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, देश विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, पूरी स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रमोट किया था, मिलेट्स को प्रमोट किया था, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बन रहे हैं। मोटा अनाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो ये मिलेट्स के उत्पाद देखना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। किताबों और अभिव्यक्ति के 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव के महोत्सव में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने, समकालीन संघर्षों को संबोधित करने में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में अनुवाद की परिवर्तनकारी शक्ति जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात्रि 9:07 पर शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान सेना के बैंड की मधुर धुनों के साथ विधि विधान और के साथ पूजा अर्चना की गई। कपाट बंद होने के अवसर पर देश विदेश से पहुंचे 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। फिल्म द साबरमती रिपोर्टर थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म साल 2022 में हुए गोधरा रेल हादसे से जुड़े फैक्ट्स पर प्रकाश डालने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए फिल्म की प्रशंसा की। उन्होंने एक यूजर आलोक भट्ट की टाइमलाइन शेयर करते हुए लिखा, बिल्कुल सही कहा, यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है और वो भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सके। एक फर्जी कहानी केवल कुछ समय के लिए ही कायम रहती है, अंत में फैक्ट्स सामने आ जाते हैं। आलोक भट्ट नामक यूजर ने द साबरमती रिपोर्ट का एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा था कि उन्हें क्यों लगता है कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट
जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मुझे क्यों लगता है कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं। ये प्रयास विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि यह हमारे हाल के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक की महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाता है। फिल्म के निर्माताओं ने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पेश किया है। एक बड़े मुद्दे पर हम सभी के लिए ये आत्मनिरीक्षण करने लायक है कि कैसे साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों को जलाए जाने की घटना को एक निहित स्वार्थी समूह द्वारा राजनीतिक बारूदी सुरंग में बदल दिया गया, जिसने इसे एक नेता की छवि को धूमिल करने के साधन के रूप में देखा। उनके पारिस्थितिकी तंत्र ने अपने स्वयं के तुच्छ एजेंडे को संतुष्ट करने के लिए एक के बाद एक झूठ फैलाए। आखिरकार 59 निर्दोष पीड़ितों को खुद के लिए बोलने का मौका मिला। हाँ, जैसा कि वो कहते हैं, केवल सत्य की जीत होती है। ये फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने फरवरी की सुबह खो दिया था। भारतीय हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पूल के आखिरी मैच में जापान को 3-0 से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में यह भारत की 5वीं जीत रही। इससे पहले भारत ने दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और चीन को हराया था। इस प्रकार भारत ने शीर्ष पर रहते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। जापान के खिलाफ आखिरी पूल मैच में भारत की ओर से दीपिका का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। दीपिका ने 47वें और 48वें मिनट में 2 गोल दागे, वहीं नवनीत कौर ने 37वें मिनट में 1 गोल किया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।